संकल्प पाटिल जी का। संकल्प पाटिल पूछ रहे हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में निवेश करने का सही लेवल लंबी अवधि के लिए क्या रहेगा? इसके बारे में सोमेश जी, आपकी सलाह क्या रहेगी? ये बात तो आप पिछले बार के बाद समझ ही गए होंगे कि लॉजिस्टिक सेक्टर में एक्चुअली मेरा पॉजिटिव व्यू है, लेकिन उसमें स्टॉक आपको चुनना पड़ेगा किसमें। ऑल कार्गो पे मेरा व्यू बहुत अच्छा है, इतना मैं जानता हूँ। लॉजिस्टिक्स एज ए सेक्टर जो है अब बहुत धीरे-धीरे थोड़ा लॉन्ग टर्म में काम करेगा, लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है ना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए, इसके बाद ही आपका और लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव होगा। सड़क रहेगा तो चलने के लिए आपके लॉजिस्टिक्स वाले गाड़ी ठीक से चलेंगे। और अगर आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव होगा लंबे-लंबे डिस्टेंस में, जो कि अभी सिर्फ रेल कवर करती है, तो लंबे-लंबे समय जगह पे आप फिर ज़्यादा वेयर हाउसिंग कर पाएँगे और वेयर हाउसिंग बहुत बढ़ेगा। तो फंडामेंटली देखें तो ये सेक्टर में आगे आके काफ़ी रोल प्ले करने वाला है, खासकर वेयर हाउसिंग भी एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है, मैं देख सकता हूँ। तो सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। अभी एकदम नियर टर्म में आप बात करेंगे तो लास्ट 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट के बाद मैंने यही समझा है कि इनके ऊपर मार्जिन प्रेशर है और जब तक ये ईज़ आउट नहीं होता है, हो सकता है ये क्वार्टर से ईज़ आउट हो जाए अगर कॉस्ट प्रेशर कम हो जाए। तो हो सकता है ये सेक्टर के स्टॉक्स बॉटम आउट हो जाएँ और फिर चलना शुरू करें। ये सेक्टर पे व्यू है मेरा, तो सेक्टर पे मैं पॉज़िटिव हूँ, आज के लिए नहीं पॉज़िटिव हूँ, मैं पिछले 1 साल से पॉज़िटिव हूँ, अगले 10 साल के लिए पॉज़िटिव हूँ। अब इसमें हमेशा मैं ढूँढता रहता हूँ अपॉर्च्युनिटी। ऑल कार्गो का फॉर सम रीज़न इसका जो गैप है ओपन हुआ है, ये बहुत ही गंदा गैप है। अब चूँकि ज़माने से इसने सपोर्ट लिया है 250 के आस-पास, तो वहाँ से इस बार ये भी सपोर्ट। 2 ही रास्ते हैं। ऑल कार्गो में अपने कुछ है लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं तो इसमें नहीं करने जा रहा, क्योंकि मुझे ये देख के ही डर लग रहा है। तो अगर चांस लेने वाली बात है तो 250 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं कि अगर गैप वैप भरा तो ठीक। अदरवाइज़ इसमें यहाँ पे भी मैं इन्वेस्टमेंट करने का तो नहीं सोच पाऊँगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये देखने का, उतना गैप डाउन ओपनिंग क्यों हुआ है? अच्छे-अच्छे स्टॉक्स भरे पड़े हैं इसमें भी, तो ढूँढ लेंगे उसमें कुछ भी। अच्छा, इसमें शायद गति का मर्जर के बाद कुछ इसमें हुआ है। तो ऑल कार्गो को थोड़ा-सा और अच्छे से रीड करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप 250 क्या लेवल का ध्यान रखिएगा। 250 का होल्ड करता है तो देख सकते हैं, इसमें सोचेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अभी फिलहाल ये स्टॉक में जिस तरह का फॉल है, गैप डाउन है ना, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा। जी, लेकिन जिस तरह से सेक्टर पर आपका नज़रिया पॉजिटिव है सोमेश, और मतलब कंपनी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि कंपनी के तिमाही नतीजे इस बार कैसे आते हैं, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ठीक-ठाक ही रहेगा। पिछले अगर 5 साल में भी ग्रोथ देखें इसकी कंपनी की, तो मुनाफ़ा तो अच्छी तरह से बढ़ा है और डिविडेंड पे आउट भी इसका अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें तो इसके लिए ठीक-ठाक ही हैं। फिर मतलब कोई अंदेशा, कोई खटका आपको क्या है इसमें? खटका ये है कि ये जो प्राइस दिख रहा है, जितना गैप डाउन है, उसका कारण मुझे नहीं पता है। ये क्या एडजस्टमेंट है उस दिन का डेटा में समझ में आ जाएगा, कुछ तो एडजस्टमेंट रहेगा। लेकिन ये जो गैप डाउन इतना ओपनिंग है बहुत डरावना है, तो मुझे नहीं मालूम इसका कारण क्या है, अदरवाइज़ मैं डिसीज़न ले पाता था। और ये जी, इस सेक्टर में ये स्टॉक मैं एक्चुअली ट्रैक नहीं करता, मैं ट्रैक करता हूँ सेक्टर के स्टॉक्स, लेकिन ये मेरे जी, फ़ेवरेट लिस्ट में नहीं है, इसलिए उसमें जी। बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये जो इकट्ठा एकदम से 30% के आसपास गिरा है, दरअसल इसका कारण ये है कि इसने एक डीमर्जर किया है। और अ, ये डीमर्जर क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये जिस दिन ये एकदम से गिरा है लगभग 28-30%, उस दिन एक्स डेट थी कंपनी के प्रपोज्ड स्पिन ऑफ की, और एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है जिसके तहत कंपनी को, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स को 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है। पहला ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स तो बना ही रहेगा, इसके अलावा एक और नाम से ऑल कार्गो टर्मिनल्स कंपनी बनेगी, दूसरी कंपनी बनेगी ट्रांस इंडिया रियल्टी एंड लॉजिस्टिक्स पार्क्स लिमिटेड। तो अभी तक जो ऑल कार्गो है वो 3 हिस्से में बंटने जा रही है, और 18 अप्रैल इसकी रिकॉर्ड डेट थी, इसीलिए ये गिरावट अचानक से आई है।
ठीक बात है। सो थोड़ा-सा इसको स्टेबलाइज़ हो जाने दीजिए, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको कंपनी के अंदर की कहानी इसको मैंने पढ़ी नहीं है। तो अगर मैं उसको पढ़ के समझ लूँ तो मैं बेटर इस पे समझ पाऊँगा या बता पाऊँगा आपको। फिलहाल जो देख के कह पा रहा हूँ, एट दिस जंक्शन मेरे लिए डिसीज़न लेना फिर मुश्किल है। अगर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो उसके बाद का क्या स्ट्रक्चर बना है, वो मैंने पढ़ा नहीं है। तो पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं। इस सेक्टर में मैंने ये स्टॉक अपने रेडार पे रखा भी नहीं है, बिकॉज़ बेटर स्टॉक्स मुझे मिले हुए हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा फ़ोकस कर लेता हूँ। बट जी, फिलहाल ये मेरे लिए आउट ऑफ साइट है। जी। चलिए, तो फिलहाल आप इसे ऑल कार्गो पर कोई राय नहीं अभी इस रूप में देख सकते हैं, क्योंकि चार्ट पर सामान्य स्थितियों में जिस तरह की तस्वीर दिख रही है वो चिंताजनक होती, लेकिन डीमर्जर के बाद ये गैप डाउन हुआ है और 30% वैल्यू घटी है, तो वो इसलिए घटी है क्योंकि वो 30% वैल्यू जो है वो दो स्पिन ऑफ जो होंगे, जो दो नई कंपनियां बन रही हैं, वो वैल्यू वहां पर ट्रांसफर हो रही है। तो ऑल कार्गो के शेयर होल्डर्स को जो यहाँ पे नुकसान दिख रहा होगा, वो उन्हें दो नई कंपनियों के शेयर उनके डीमैट खाते में आ जाएंगे जैसे ही डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी। तो उसके बाद फिर से जब ये डीमर्जर की प्रक्रिया के बाद ये थोड़ा स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा, अपनी नई चाल तय कर लेगा, उसके बाद इसके बारे में फैसला लेना ज़्यादा आसान होगा। ठीक सोमेश? बिल्कुल। और मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि अगर ये डीमर्जर है तो सबका अपना वैल्यू क्रिएशन है। तो ऐसा जी, नहीं है कि बाकी वैल्यू डिप्लीट हो जाएगी। तो अभी आपने बता जी, दिया, अच्छा किया कि मुझे ये पता भी नहीं था कि इतने तीनों का अलग-अलग डीमर्जर हुआ। मुझे गति के जी, बारे में पता था। जी। तो अब इसका जिसका भी ओरिजिनल ऑल कार्गो होगा, उनके बाकी कंपनीज़ का भी वैल्यू तो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जी। तो लेकिन संभव है कि तीनों टुकड़े मिला करके उनकी वैल्यू कुछ बढ़ी हुई ही दिखे। नॉर्मली वैल्यू क्रिएशन तो वैसा ही होता है। जी, लेकिन जब तक मैं पढ़ नहीं लूँ कि इन लोगों ने किया क्या है, कैसे किया है, उसके पहले मैं ओपिनियन तो नहीं देता। जी। दरअसल कॉर्पोरेट दुनिया में दोनों चीज़ें चलती हैं। मतलब हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, खाली बनिया क्या करे, तो कोई जातिवादी कमेंट नहीं है। इस कोठी का धान उस कोठी करे। मतलब जब काम नहीं होता है तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हमारे घरों में भी कोठियाँ होती थी पहले, गांव देहात में, जिसमें धान गेहूँ ये सब भरे रखे होते थे। तो जब कुछ काम नहीं है तो क्या करें, तो इस कोठी का धान उस कोठी में करते रहते हैं। तो कॉर्पोरेट दुनिया में भी ये होता है, जब मन उगता जाता है एक स्ट्रक्चर से तो फिर कहते हैं कि अच्छा, बड़ी कंपनी हो रही है, इसके 3 अलग-अलग टुकड़े करके देखते हैं। फिर कभी मन होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, कंसोलिडेशन करते हैं, उससे कंपनी को सिनर्जीज़ मिलेंगी। शुमेश, थोड़ा इसको समझाइए। बहुत मतलब सिंपल है, अपनी सिनर्जी, कंसोलिडेट करके सिनर्जी बनाते हैं, डीमर्ज करके वैल्यू क्रिएशन करते हैं। मतलब दोनों में हर बार आपके पास एक तर्क होता है कि आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और सही क्यों हैं आप? ये ना एक्चुअली क्योंकि मैंने ऐसे-ऐसे लेवल पे काम किया है कि ये काम क्यों होता है मुझे आइडिया है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। ये जो काम होता है, जो भी ड्राइवर सीट पे होता है सीईओ या एमडी, वो बेचारा अपने मन से नहीं करता है। इसके पीछे सारा प्रेशर होता है बोर्ड और इन्वेस्टर्स का कि और अर्निंग और यहाँ से ग्रोथ कैसे लाया जाए। और अच्छा, ये इसके जनरल बात है, मतलब अभी हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे थे ऑल कार्गो, उससे रिलेटेड नहीं है। हम एक जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसा क्यों किया जाता है? हाँ, कभी डिमर्जर करते हैं, कभी कंसोलिडेट करते हैं। हाँ, तो पहले क्या होता है जब भी कोई भी यूनिट छोटा होता है, तो सब कुछ एक कंपनी के अंदर विथ डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब वो कुछ काफ़ी बढ़ जाता है तो फिर आप आपको हर जगह एक अलग-अलग ड्राइविंग सीट पे बंदा चाहिए होता है और इसलिए आप उस कंपनी को अलग-अलग फिर आप वैल्यू क्रिएशन कह लीजिए, जो भी कर लीजिए, एक अलग-अलग यूनिट बना के देते हैं कि हाँ, ये कंपनी अलग रन होगी और फिर इसीलिए चेयरमैन का रोल होता है, इसीलिए एमडी का रोल होता है, इसीलिए सीईओ का रोल होता है। तो नॉर्मली ये तब आता है आपके पास जब कंपनी एक सर्टेन लेवल अटेंड कर लेती है और वहाँ से ग्रोथ बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होता है। तो जब ग्रो होती है ना कंपनी, तो बहुत सारे ऐसे कॉस्ट इनकर हो जाते हैं जिनको या तो आप कंसोलिडेट करें एक जगह पे, तो आप उसमें से सिनर्जी निकाल सकते हैं। बहुत सारे एक्सेसेस हैं, उनको आप कार्व आउट करके बाहर निकाल सकते हैं और कम कॉस्ट में आप काम कर सकते हैं, जिसको आप सिनर्जी बोलते हैं।
तो ये सिनर्जी होती है कि एक जगह आप मिला-मिला के मर्ज करके लेके आते हैं, प्रोवाइडेड नेचर ऑफ बिज़नेस अलग नहीं हो। आप मर्ज तभी कर सकते हैं कि आपका नेचर ऑफ बिज़नेस सेम या सिमिलर हो। लेकिन अगर नेचर ऑफ बिज़नेस आपका धीरे-धीरे अलग होने लगा, तब आपके पास फिर डीमर्ज करके वैल्यू क्रिएट करने का ही रास्ता रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिलायंस का एक समय में वैल्यू क्रिएशन होगा, जियो अलग होगा, फाइनेंस वर्टिकल अलग होगा, तो वो अलग करना पड़ेगा बिकॉज़ सबका नेचर ऑफ बिज़नेस अलग-अलग है। तो इस कारण से वैल्यू क्रिएट करने के लिए डीमर्जर करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली ये इसीलिए किया जाता है कि एक समय पे आके कंपनी का जो बिज़नेस साइकिल है ना, वो प्लेटिव होने लगता है। अब जब प्लेटिव होने लगेगा तो आपको इन्वेस्टर्स क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड क्वेश्चन करेगा कि यहाँ से कैसे ग्रोथ होने वाला है, तब फिर ये रीइमेजिन करना ये सब कुछ शुरू होता है, नया-नया फिर प्रोजेक्ट बनना शुरू होता है कि हम इसको डीमर्ज करेंगे, इसको अलग डिवीज़न बनाएँगे तो ये बचेगा। मेजरली फोकस वहाँ पे ग्रोथ का नहीं आता है, पहला फोकस होता है कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन का, ये करके कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ होगा। तो पहले आपका बॉटम लाइन इम्प्रूव होगा, उसके बाद फिर टॉप लाइन इम्प्रूव। इसलिए ये बनता है, सारे प्लान बनाए जाते हैं कि कंपनी को बेटर मैनेज कैसे किया जाए। लेकिन मोस्टली मैंने ये प्रेशर इसीलिए देखा है बिकॉज़ आपके पास एज़ सीईओ, एज़ एमडी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ से आप फर्दर ग्रोथ कैसे लाओगे, स्टैग्नेशन आ रहा है। मोस्टली उसी केस में।